राकेश को इस सब का बहुत बुरा लगा। उसे यह सब अपना अपमान लगा और इस घटना से तिलमिलाए राकेश ने ठान लिया था कि वह अब पारो के साथ साथ मोहन से भी बदला लेगा। अब वह हर समय यही सोचता कि इन दोनों से बदला कैसे लिया जाए। राकेश अब हर समय पारो और मोहन पर नजर रखने लगा। कुछ दिन तक रोज नजर रखने के बाद राकेश ने देखा कि मोहन रोज पारो के घर आते जाते हैं। यह सब देखकर राकेश को अपना बदला लेने का उपाय समझ में आ गया। अब वह पूरी तैयारी से बदला लेने लग गया। राकेश गांव में सबसे पारो और मोहन के रिश्ते के बारे में गलत बातें करने लगा और एक भाई बहन के रिश्ते को उसने कलंकित कर दिया। कुछ लोग कान के कच्चे होते हैं। ऐसे ही गांव के कुछ लोग राकेश की बातों को सच मानने लगे। उन्होंने पारो और मोहन का गांव में रहना मुश्किल कर दिया था। मोहन समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। उसका गांव में रहना मुश्किल हो गया और वह गांव वालों को कैसे समझाए। मोहन इसी उधेड़ बुन में लगा हुआ था, क्योंकि मोहन तो पारो को अपनी बहन समझता था और इस राकेश ने दोनों के रिश्ते को कलंकित कर दिया था। अब मोहन ने गांव के स्कूल की नौकरी छोड़ दी और दूर शहर में आ गए। यहीं उन्होंने एक स्कूल में नौकरी शुरू कर दी। पर मोहन को हर समय पारो की चिंता लगी रहती थी। उनके गांव से आने के कारण ना जाने पारो वहां अकेले कैसे रहती होगी। कुछ दिनों बाद मोहन ने गांव से परवीन को बुलाकर गांव भेजकर पारो को अपने पास शहर में बुला लिया। मोहन ने अपने स्कूल के प्रधानाचार्य की मदद से पारो के लिए एक एनजीओ में रहने की व्यवस्था कर दी। पारो गांव से शहर आ गई और दुर्गा के साथ एनजीओ में रहने लगी। पारो का कोई और कार्य करना तो उसे आता नहीं था, पर वह पढ़ी लिखी भी नहीं थी। पारो को सिर्फ खाना बनाना आता था। पारो बहुत ही स्वाभिमानी थी। उसे खाली एनजीओ में रहना अच्छा नहीं लग रहा था। पारो ने वहां की संचालिका से कहा कि वह उसे एनजीओ की रसोई, जहां वह रहने वाले बच्चों और स्त्रियों के लिए खाना बनता है, उसे नौकरी पर रख ले। उसे खाना बनाना बहुत अच्छे से आता है। एनजीओ की संचालिका ने पारो की बात मान ली। उसे सही लगी। उन्होंने पारो को वहां से रसोई में काम पर लगा दिया। पारो बहुत मेहनत से काम करती थी। कुछ दिनों में उसने अपने अच्छे व्यवहार से सबको अपना बना लिया। एनजीओ आकर दुर्गा भी जो बहुत खुश थी। वहां उसे खेलने के लिए बहुत सारे बच्चे जो मिल गए थे। पारो ने वहीं दुर्गा को एक अच्छे स्कूल में प्रवेश दिला दिया। दुर्गा अब शहर के स्कूल में पढ़ने लगी थी। दुर्गा पढ़ने में बहुत होशियार थी। हमेशा कक्षा में प्रथम आती थी। दुर्गा पढ़ाई के अलावा स्कूल के सारे कार्य, जितने भी प्रोग्राम होते थे, सब में बढ़कर भाग लेती थी। उसे स्कूल के सारे अध्यापक अध्यापिका बहुत प्यार करते थे। उसके प्रथम आने और बहुत ही होशियार होने की वजह से स्कूल ने दुर्गा की फीस माफ कर दी और उसे वजीफा भी मिलने लगा था। धीरे धीरे दुर्गा बड़ी होने लगी। वह अपनी हर कक्षा में प्रथम आती। पारो भी दुर्गा का बहुत ख्याल रखती थी। दुर्गा ने भी कभी पारो को निराश नहीं किया। एनजीओ में रहने वाले सभी लोगों की दुर्गा बहुत चहेती थी। सब उसे बहुत प्यार करते थे। इस बार जब 12वीं की परीक्षा का परिणाम आया तो सारे एनजीओ में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि दुर्गा ने पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। पारो अपनी बेटी की सफलता पर बहुत खुश थी, पर पुराने दिनों को याद करके कभी कभी वह बहुत उदास हो जाती थी कि किस तरह उसके परिवार वालों ने उसे नौकरों के बीच पलने के लिए छोड़ दिया था और उसके ससुराल वालों ने भी तो बेटी पैदा करने के अपराध में उसे घर से ही निकाल दिया। कभी कभी पारो सोचती जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। अगर वह नौकरों के बीच नहीं पली होती तो शायद उसे परवीन और मोहन जैसे दो भाई कभी नहीं मिल पाते, जिन्होंने हर मुश्किल की घड़ी में उसका साथ दिया था। जब सारा परिवार, सब लोग उसके विरुद्ध थे, फिर भी ये दोनों उसके साथ रहे और आज भी उसके साथ हैं। आज भी मोहन और परवीन हर समय उसके साथ रहते थे। दुर्गा को तो सिर्फ अपने दो मामा के अलावा किसी और रिश्तेदार का नाम तक नहीं पता था।
वह किस खानदान की बेटी है। दुर्गा अब बड़ी हो रही थी। वह पारो की उदासी पढ़ने लगी थी। पारो जब कभी उदास होती तो दुर्गा उससे उसकी उदासी का कारण पूछती तो पारो उसे टाल देती थी। पर दुर्गा के बहुत जोर देने पर एक दिन पारो ने उससे कहा, अभी तुम बहुत छोटी हो बेटी, जब बड़ी हो जाओगी तो सारी बात समझने लायक हो जाओगी तो मैं तुम्हें सारी बात बता दूंगी, पर तब तक तुम मुझसे कोई प्रश्न नहीं पूछोगी। दुर्गा ने अपनी माँ की बात मान ली और फिर कभी कोई प्रश्न अपनी माँ से नहीं किया और अपनी पढ़ाई करने में जुट गई, क्योंकि उसे अपनी माँ का सपना जो पूरा करना था। पारो दुर्गा को एक सफल डॉक्टर बनाना चाहती थी। दुर्गा भी अपनी माँ की इच्छाओं पर खरी उतरी। जब मेडिकल प्रवेश परीक्षा का परिणाम आया तो दुर्गा ने उसे बहुत अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण किया था। उसे काउंसलिंग में प्रदेश में सबसे अच्छे मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिल गया। आज पारो को पहली बार कोई खुशी मिली थी। उसका सपना सच होने जा रहा था। आज पारो के संघर्ष को एक मुकाम मिलने वाला था। पारो सोच रही थी, चलो उसने जो सहा वह सह लिया। उसने जितनी भी कठिनाई सही, पर उसकी बेटी वो सब नहीं सहेगी। उसे कोई परेशानी नहीं होगी। वह उसे एक सफल नारी बनाएगी। वह डॉक्टर बनकर एक इज्जत की जिंदगी जिएगी। जिस दिन पारो ने दुर्गा को मेडिकल कॉलेज छोड़ने गई थी, उसकी आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने कभी भी दुर्गा को एक दिन के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा था। वह सोच नहीं पा रही थी वह दुर्गा के बिना अकेले कैसे रहेगी और दुर्गा उसके बिना कैसे रहेगी। मोहन ने पारो को बहुत समझाया कि उसे दुर्गा के भविष्य के लिए ऐसा करना पड़ेगा, अपने दिल को पक्का करना पड़ेगा, वरना दुर्गा भी कमजोर पड़ जाएगी। मोहन की बातें सुनकर बहुत दुखी मन से पारो और सब लोग दुर्गा को मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में छोड़कर वापस घर आ गए। धीरे धीरे समय अपनी गति से बढ़ रहा था और धीरे धीरे 5 साल का समय बीत गया। 5 साल बाद दुर्गा डॉक्टर बन गई। पारो की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पूरे एनजीओ में पारो ने मिठाई बंटवाई। पारो की खुशी उस समय दुगनी हो गई जब उसे पता चला कि दुर्गा ने इस बार भी पूरे कॉलेज में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। इस कुछ समय बाद दुर्गा का दीक्षांत समारोह होने वाला था। उसने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए थे तो उसे उस दीक्षांत समारोह में स्वर्ण पदक मिलने वाला था। इस समारोह में कॉलेज वालों ने दुर्गा के परिवार वालों को भी आमंत्रित किया था। पारो के लिए भी निमंत्रण पत्र आया था। पारो बहुत ही प्रसन्न थी। उसकी बरसों की तपस्या आज सफल हो गई थी। दुर्गा ने पारो के लिए एक बहुत सुंदर साड़ी खरीदी थी। नियत दिन पारो अध्यापक मोहन के परिवार के साथ दीक्षांत समारोह में पहुंची। पारो बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक दुर्गा के कॉलेज पहुंची। वह सोच रही थी उसने जो कष्ट उठाए हैं आज उनका मीठा फल उसे मिलने वाला था, पर उसकी किस्मत में शायद कुछ और ही लिखा था। आज इतने साल बाद भी शायद भगवान ने उसकी किस्मत में खुशी शब्द लिखना भूल गए थे। शायद यहाँ भी उसका दुर्भाग्य उसके साथ चला आया था। वो कहते हैं ना, अतीत कभी पीछा नहीं छोड़ता। पारो के साथ भी यही हुआ। पारो के खुशी के मौके पर जो उसके पैर तो जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। जिस बेटी को जन्म देने की वजह से उसे आधी रात को घर से निकाल दिया गया था, आज उसी बेटी की वजह से उसे समाज में इतना सम्मान मिल रहा था। पारो खुशी खुशी जो सभागार में आकर बैठ गई। पूरा सभागार भरा हुआ था। एक और जिन छात्रों को पदक मिलने वाले थे उन्हें बैठाया गया था। दूसरी ओर काफी सम्मानित लोग बैठे हुए थे। पारो को यह सब देखकर अपनी बेटी पर गर्व महसूस हो रहा था। आज उसकी वजह से उसे यह दिन देखने को मिला था। कार्यक्रम शुरू हुआ। सब अच्छे से चल रहा था। तभी मुख्य अतिथि का मंच पर आगमन हुआ। कॉलेज के डीन सर ने उनका स्वागत किया, उन्हें माला पहनाई और उन्हें मंच पर लगी कुर्सी पर सम्मान सहित बैठाया। जब मुख्य अतिथि कुर्सी पर बैठे तो पारो की नजर उन पर गई तो वह चौंक गई। उसने देखा मुख्य अतिथि की कुर्सी पर उसके पति यानी दुर्गा के पिता जमींदार ठाकुर जो सुरेंद्र सिंह विराजमान थे। वे अब मंत्री बन चुके थे
उनके मंत्रालय का नाम था समाज कल्याण मंत्रालय। जमींदार साहब को वहां मुख्य अतिथि की कुर्सी पर बैठा देखा और वह अब मंत्री बन गए। यह देखकर पार्वती को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह उन्हें देखती रह गई। यह कैसे हो सकता है कि जिसने कभी समाज के बारे में नहीं सोचा वह आज समाज कल्याण मंत्री के पद पर विराजमान है। हे प्रभु, ये कैसी विडंबना है। पारो नहीं चाहती थी उसके अतीत की छाया उसकी बेटी के भविष्य पर पड़े, क्योंकि वो जानती थी जब दुर्गा को स्वर्ण पदक दिया जाएगा तो वह अपनी माँ को मंच पर अवश्य बुलाएगी, और वह जब मंच पर जाएगी तो जमींदार साहब से उसका सामना हो जाएगा। वह सामान्य नहीं रह पाएगी। अगर ऐसा हुआ तो दुर्गा के लिए भी वह अच्छा नहीं होगा। पता नहीं वो कैसा महसूस करे। पारो नहीं चाहती थी कि दुर्गा के लिए कोई असहज क्षण आए या वो थोड़ी कमजोर पड़े। उसने कितनी मेहनत करी है इस क्षण के लिए। उसकी खुशी को बर्बाद, दुर्गा की खुशी को बर्बाद पारो नहीं करना चाहती थी। इसलिए पारो चुपचाप सभागार से बाहर चली गई। बाहर आकर पारो सोचने लगी, हाय राम, कैसी किस्मत पाई है मैंने। उसने भगवान से ने जो उसे कभी कोई खुशी नहीं दी, आज जब उसकी बेटी की वजह से उसे जो खुशी मिल रही थी उसे भी उसमें शामिल नहीं होने दिया। उसके सामने ऐसी स्थिति लाकर खड़ी कर दी जिन लोगों के सामने आने से वह हमेशा दूर रहना चाहती थी, भगवान ने उन्हें उनके सामने लाकर खड़ा कर दिया। कहते हैं ना, अतीत कभी पीछा नहीं छोड़ता, वही आज उसके साथ हो रहा था। पारो सोच रही थी, सभागार से आवाज आई, इस बार का स्वर्ण पदक डॉक्टर दुर्गा को मिलता है। उन्होंने इस बार परीक्षा में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं। पारो भागकर सभागार के दरवाजे पर जाकर चुपचाप एक कोने में खड़ी हो गई ताकि उसे कोई देख ना पाए। वह दुर्गा को पदक लेते हुए देखना चाहती थी। तभी आवाज आई, हम दुर्गा को पदक लेने के लिए मंच पर जो अपनी माताजी के साथ दुर्गा को आमंत्रित करते हैं। पर पारो तो वहां थी ही नहीं। दुर्गा ने जब अपनी माँ को नहीं देखा तो दुर्गा परेशान हो गई। उसने मोहन से पूछा, मामा जी, माँ कहाँ है? तो मोहन बोले, अभी तो यहीं थी, पता नहीं कहाँ चली गई। जब दुर्गा का दोबारा नाम बोला गया तो वह बिना माँ के ही जो स्वर्ण पदक लेने के लिए चली गई। दुर्गा बहुत उदास थी कि माँ उसके साथ पदक लेने नहीं आई। दुर्गा चाहती थी कि वह आज सबको बताएगी कि किन कठिनाइयों का सामना करके उसकी माँ ने उसे बड़ा किया है, उसे पढ़ाया है। उसकी माँ उसके लिए आदर्श थी। वह अपनी माँ को ही अपना आदर्श मानती थी, पर यह सब हो नहीं पाया। दुखी मन से दुर्गा ने स्वर्ण पदक ग्रहण किया। सब लोग बहुत परेशान हो गए कि पारो कहाँ चली गई। समारोह के बाद सब लोग जल्दी से घर वापस आए तो पारो वहां उन्हें बिस्तर पर लेटी हुई मिली। पारो को इस तरह बिस्तर पर लेटे हुए देखकर दुर्गा बहुत घबरा गई। दुर्गा और मोहन पारो से बार बार पूछते रहे कि बात क्या है, पर पारो कुछ बता नहीं पा रही थी। दुर्गा बहुत घबरा गई। वह पारो को जल्दी से लेकर अस्पताल पहुंची। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां दुर्गा को पता चला कि पारो को दिल का दौरा पड़ा है। दुर्गा समय पर पारो को अस्पताल ले आई, जिससे पारो को समय पर सही उपचार मिल गया, जिससे उसकी जान बच गई। अब पारो का एक नया संघर्ष शुरू हो गया, मौत के साथ संघर्ष। पारो को समय पर उपचार मिल गया तो उसकी तबीयत में सुधार होने लगा। दुर्गा खुद एक डॉक्टर थी, इसलिए वह सब बातों को बहुत अच्छे से अपनी माँ का ख्याल रख रही थी। वह उन बातों को नहीं करना चाहती थी जिससे उसकी माँ को दुख हो, जिससे पार्वती की तबीयत में अब सुधार हो रहा था। कुछ दिन बाद पारो की तबीयत ठीक हो गई। पारो अस्पताल से घर आ गई। एनजीओ में दुर्गा की सफलता के लिए एक समारोह होने वाला था। वहाँ के संचालक मंडल ने यह समारोह रखा था। वह उनके लिए बहुत बड़ी बात थी कि उनके एनजीओ में रहने वाली एक बच्ची ने आज इतनी बड़ी सफलता अर्जित की है। पारो घर वापस आ गई थी। उसकी सेहत को ध्यान में रखकर एनजीओ वालों ने अगले हफ्ते यह समारोह करने का फैसला लिया। एनजीओ में समारोह की तैयारियां चल रही थी।
पारो अब काफी ठीक हो गई थी। आज मोहन और परवीन उससे मिलने के लिए आए थे और सही समय जानकर दुर्गा ने पारो से पूछा, माँ सच सच बता, उस दिन दीक्षांत समारोह में ऐसा क्या हुआ था जो आप इतने तनाव में आ गई और आपको दिल का दौरा पड़ गया। पारो बताना तो नहीं चाहती थी कि उस दिन क्या हुआ था। वह नहीं चाहती थी कि उसके अतीत की सच्चाई दुर्गा को पता चले, जिससे उसे दुख हो कि उसकी माँ ने उसे जन्म तो दिया तो उन्हें कितने कष्ट सहन करने पड़े हैं। पर आज दुर्गा मानने वाली नहीं थी। उसने ठान लिया था कि वह सच्चाई जानकर रहेगी। उसने मोहन और परवीन से भी पूछा, पर वे कुछ नहीं जानते थे, क्योंकि उन्होंने कभी जमींदार सुरेंद्र को देखा नहीं था, इसलिए वह उन्हें नहीं जानते थे। तभी वे समारोह में उन्हें पहचान नहीं सके थे। जब दुर्गा नहीं मानी और मोहन और परवीन के बहुत जोर देने पर पारो ने उसे सब कुछ बताने के लिए तैयार हो गई और उसने दुर्गा को बताया कि वह प्रतापपुर के गांव के जमींदार चौधरी रतन सिंह के घर में उनकी पोती के रूप में जन्मी, जहां बेटी का जन्म होना उनकी शान के खिलाफ था। वह तो उसके साथ उसका जुड़वा भाई ने भी जन्म लिया था, इसलिए वह भी इस दुनिया में आ गई थी। उसे नौकरों के बीच पलने के लिए छोड़ दिया गया था। परवीन की माँ राधिका ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। परवीन बचपन से ही मेरे साथ पला बढ़ा है। राधिका ने उसे अपनी बेटी की तरह पाला है। परवीन उसे अपनी बहन की तरह प्यार करता है। एक जमींदार का खून होने की वजह से उन्होंने उसकी शादी दूसरे जमींदार परिवार के बेटे ठाकुर सुरेंद्र प्रताप सिंह के साथ कर दी, जब उसकी उम्र मात्र 14 बरस की थी। और वहां भी उसके मायके की तरह ही जमींदारी की झूठी शान शौकत थी। वहां भी मायके की तरह बेटी होना उनकी शान पर कलंक था। पर पारो ऐसा नहीं समझती थी। जब दुर्गा का जन्म हुआ तो वे लोग पारो से दुर्गा को अपने से दूर करने के लिए कहने लगे, पर पारो नहीं मानी। तो उन्होंने पारो के सामने ऐसी शर्त रख दी, जहां आगे कुआं था तो पीछे खाई। उसका कहना था यदि वो इस बच्ची को साथ रखेगी तो उसे इस घर को छोड़ना पड़ेगा। पर जब पारो बच्ची को छोड़ने को तैयार नहीं हुई तो उन्होंने एक रात बच्ची के साथ पारो को घर से निकाल दिया। जिसने उन्हें घर से निकाला वह कोई और नहीं, आज के समाज कल्याण मंत्री ठाकुर सुरेंद्र प्रताप सिंह थे। वे तुम्हारे पिता हैं बेटी। पारो की बात सुनकर किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि जिसके घर को बेटी को जन्म लेने का अधिकार नहीं था, जो बेटी के जन्म होने पर अपनी निरपराध पत्नी को घर से निकाल देता है, जो समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है, वो आज समाज कल्याण का मंत्री बन गया। दुर्गा को सारी बातें बताते बताते पारो की आंखों से आंसू बह रहे थे। सारी बात सुनकर दुर्गा अपनी माँ से लिपटकर खूब रोई। सोचने लगी उसकी माँ ने कितने कष्ट सहे हैं उसे पालने के लिए। माँ ने सबको छोड़ दिया, पर किसी भी परिस्थिति में अपनी बेटी को नहीं छोड़ा। अगर शुरू में उसकी नानी ने थोड़ी हिम्मत दिखाई होती तो शायद उसकी माँ का संघर्ष कुछ आसान हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। आज पारो के सारे जख्म जो हरे हो गए थे, वह आज सब कुछ उसे याद आ गया जिसे वो भूलना चाहती थी। वह सबको कभी इस सब को याद नहीं करना चाहती थी, लेकिन हालात ऐसे बन गए कि उसे सब कुछ याद करना पड़ा। पारो को अपनी बेटी को समाज का वह काला सच बताना पड़ा। यह सब बताते हुए पारो को बहुत तनाव हो गया। एक तो उसे अभी कुछ दिन पहले ही दिल का दौरा पड़ा था। वह अभी पूरी तरह ठीक भी नहीं हुई थी। वह अभी कमजोर थी, जिस कारण उसका तनाव बढ़ गया। पारो को दूसरा दिल का दौरा पड़ गया। पारो को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। उसे आईसीयू में भर्ती करा दिया गया। पारो को अपनों की वजह से बहुत कष्ट सहना पड़ा था, जिस कारण वह अपनी उम्र से अधिक बूढ़ी हो गई थी। वह अंदर से टूट गई थी। वह पहले से कमजोर हो गई थी, जिस कारण इस बार दिल का दौरा सहन नहीं कर पाई और उसे बचाया नहीं जा सका।
पारो ने अस्पताल में उसी दिन अंतिम सांस ली जिस दिन एनजीओ में दुर्गा के सम्मान का समारोह रखा गया था। एनजीओ में सारी तैयारी कर ली गई थी, सभी लोगों को आमंत्रण भेज दिया गया था, पर सारी तैयारी वैसी की वैसी रह गई। पारो को अस्पताल से एनजीओ वापस लाया गया, जहां दुर्गा को सम्मानित करने के लिए मंच तैयार किया गया था। उसी मंच पर अब पारो के पार्थिव देह को रखा गया। उसके अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हो गई। दुर्गा अब अपने को बहुत अकेला महसूस कर रही थी, पर वह कमजोर नहीं थी। उसकी माँ ने उसे एक मजबूत औरत बनाया था। जहाँ दुर्गा को सम्मानित किया जाना था, वहीं पर अब पारो के अंतिम संस्कार की तैयारी की जाने लगी। पारो अब अपनी अंतिम यात्रा के लिए रवाना होने वाली थी, पर विडंबना देखिए, उसका संघर्ष अभी भी समाप्त नहीं हुआ था। दुर्गा को सम्मानित करने के लिए समारोह का आयोजन होने वाला था। उसमें कई सम्मानित लोगों को बुलाया गया। दुर्गा को सम्मानित करने के लिए एनजीओ के संचालक मंडल ने समाज कल्याण मंत्री को ही मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। समारोह की सारी तैयारियां हो चुकी थी, सब लोग आ गए थे। जहाँ खुशियां मनाई जाने वाली थी, वहाँ मातम पसरा था। सब लोग पारो के लिए बहुत दुखी थे। सब जानते थे पारो ने कितनी मुश्किलों से दुर्गा को पढ़ाया था। अब उसके जीवन में खुशियां आने वाली थी, तो खुशियां देखने से पहले ही वह बेचारी इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। जब अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी, तभी मंत्री जी की नजर पारो की मृतदेह पर गई, तो वो एकदम हैरान रह गए और उन्हें पहचानने में देर नहीं लगी कि यह तो पारो है, और वे समझ गए कि दुर्गा उनकी बेटी है। दुर्गा अपनी माँ के अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगी। परवीन और मोहन उसकी सहायता कर रहे थे। सारी रस्म दुर्गा कर रही थी। तभी मंत्री जी बोले, अंतिम संस्कार तो सिर्फ बेटे करते हैं, बेटियां नहीं। तुम्हारा कोई भाई वगैरह नहीं है जो तुम्हारी माँ का अंतिम संस्कार कर सके? कैसी विडंबना थी यह, जिसे जीने के लिए हमेशा संघर्ष करना पड़ा, उसे आज इस संसार से जाने के बाद भी संघर्ष करना पड़ रहा था। पारो को अपने अंतिम संस्कार के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। मंत्री जी की बात सुनकर दुर्गा को गुस्सा आ गया और वह गुस्से में बोली, नहीं, मैं इनकी इकलौती संतान हूँ। मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, क्योंकि मेरे पिता की मृत्यु तो उस दिन हो गई थी जिस दिन मैंने जन्म लिया था। मंत्री जी बोले, कोई और तो पुरुष होगा परिवार में। तो अब दुर्गा को भी गुस्सा आ गया। वह गुस्से में बोली, नहीं, इनका मेरे अलावा कोई और रिश्तेदार नहीं है। एक बेटी होने के नाते इनका अंतिम संस्कार मैं ही करूंगी। मंत्री जी के साथ कुछ और लोग भी उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। दुर्गा पारो का अंतिम संस्कार नहीं कर सकती है। सबकी बातें सुनकर दुर्गा को इन समाज के ठेकेदारों पर बहुत गुस्सा आ गया और वह मंत्री जी से बोली, मंत्री जी, मैं पारो नहीं हूँ, दुर्गा हूँ, जिसे उसकी माँ ने बहुत संघर्ष करके बड़ा किया है। उसके जीते जी तो मैं उसके लिए संघर्ष नहीं कर पाई, लेकिन आज उसके लिए संघर्ष करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अंतिम संस्कार तो मैं ही करूंगी, क्योंकि मैं उनकी इकलौती संतान हूँ और माँ का अंतिम संस्कार करने का हक सिर्फ उसकी संतान को होता है। दुर्गा की बात सुनकर परवीन और मोहन भी दुर्गा के समर्थन में बोले कि दुर्गा सही कह रही है, यह उसका ही हक है। उसके बाद फिर कोई कुछ नहीं बोला।